हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शान भाटिया और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि आप हेज अकाउंटिंग दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो, एक तो फेयर वैल्यू हेज और एक है कैश फ्लो हेज। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास की। स्टार्टिंग में सर ने ये नोट्स लिखवाए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बट ये नोट्स अभी समझ नहीं आएंगे जब तक हम आज की क्लास नहीं कर लेते ना, ये नोट्स समझ नहीं आ सकते। तो आज की क्लास करने के बाद आप इनको पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये चार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल वाली हमारी क्लास थी उसी का एक रक्स है एक तरह से। तो यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं वो कुछ भी नहीं है, आपने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वही सेम एज इट इज़ चार्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है मैं डायरेक्टली उस पर ही आना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को हम कुछ ऐसा समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया। कल हमने देखा था कि यार आप कैसे कैसे इसको हेज कर सकते हो। हेज इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, फॉरवर्ड होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन, IRS, इन सब के थ्रू आप इन आइटम्स को हेज कर सकते हो। तो बात ये समझ में आती है कि हेज आइटम्स जो है आपके रिकॉग्नाइज एसेट, लायबिलिटी, फर्म कमिटमेंट्स हैं आपकी, या फिर हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शंस हैं। तो इन सबको आप हेज कर सकते हो किसके थ्रू, हेज इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो इसी की यहाँ पर बात हो रही है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहाँ पर आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, चेक करना है आपको कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। अगर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है तो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी लेनी है आपको। मैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था हमने, उसको दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ से। तो हमने एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था जिसमें ये देखा था कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी सेटल बाय वे ऑफ डिलीवरी, और आप एक्चुअल डिलीवरी ले रहे हो इसकी, एंड इट इज़ फॉर योर ओन कंजम्पशन, तो ये आउट ऑफ स्कोप है। अगर ओन कंजम्पशन है तो आउट ऑफ स्कोप है, बट अगर आप क्विक रीसेलिंग के लिए ले रहे हो तो ये आपका इन स्कोप हो जाता है। और एक और चीज़ थी इसमें कि नेट सेटल, अगर आप इसको नेट सेटल कर रहे हो तो ये आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप नेट सेटल कर रहे हो तो आपका ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक पे। तो क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, आपने चेक करा, और एक्चुअल डिलीवरी ले रहे हो तो आउट ऑफ स्कोप है। एक्चुअल डिलीवरी ले रहे हैं हम और वो ओन कंजम्पशन के लिए तो आउट ऑफ स्कोप। अच्छा, डिलीवरी ही नहीं ले रहे हम, डिलीवरी नहीं ले रहे तो क्या होगा, ये नेट सेटल कर रहे होंगे या तो फिर क्विक रीसेलिंग होगा। अगर डिलीवरी नहीं ले रहे हम, एक तो चीज़ है कि आपने डिलीवरी ही नहीं ली। डिलीवरी नहीं ली मतलब क्या करा, आपने नेट सेटल करा। यहाँ पर जो सेकंड वाला केस था जहाँ हम कहते थे नेट सेटल करा है, तो आप उसको FVTPL पे दिखाते थे, मतलब डेरिवेटिव अकाउंटिंग लगाते थे उस पर आप। बट हम कह रहे हैं कि अगर क्विक रीसेलिंग हुआ तो भी आप उस पर डेरिवेटिव लगाओगे। हमने जैसा देखा ही था यहाँ पर कि अगर आपका क्विक रीसेलिंग है, हमारे ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, तो भी वो इन स्कोप है, आप यहाँ पर डेरिवेटिव अकाउंटिंग लगाते थे। तो बात ये आती है कि यहाँ पर डिलीवरी नहीं है या फिर क्विक रीसेलिंग के लिए तो आप डेरिवेटिव अकाउंटिंग लगाते हो। लेकिन इसी में ही अगर आपका हेजिंग डॉक्यूमेंट जो है एग्जिस्ट करता है, हेज डॉक्यूमेंट जो है वो पहले दिन ही आपका एग्जिस्ट करता है। आपने पहले दिन ही इसको डॉक्यूमेंट करा रखा है कि ये जो हमने लिया है, आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये हमने हेजिंग के लिए हम यहाँ पर सट्टा नहीं लगा रहे हैं, और बाकी कंडीशंस भी सेटिस्फाई होती हैं। कौन कौन सी थी बाकी की कंडीशंस, हमने कल देखा था लास्ट वाली क्लास में कि क्या कंडीशंस थी। इट शुड बी एलिजिबल आइटम होना चाहिए। एलिजिबल आइटम कौन कौन सी है, एलिजिबल आइटम यानी रिकॉग्नाइज एसेट या लायबिलिटी, फर्म की कमिटमेंट्स या हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन जिसको आप कहते हो HPFT। और दूसरी चीज़ क्या थी, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरी क्या थी, इफेक्टिव हेज होना चाहिए। उसमें परफेक्ट भी हो सकता है, इम्परफेक्ट भी हो सकता है, बट दोनों ही केस में आप फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग लगा सकते हो। अब मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसी में ही अगर आप आगे चल के इसको बोल देते हैं कि हाँ यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है और सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप हेज अकाउंटिंग लगा सकते हो। लेकिन हेज अकाउंटिंग में भी दो अकाउंटिंग है, एक फेयर वैल्यू हेज है और एक कैश फ्लो हेज है। फेयर वैल्यू हेज में हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू हेज कब लगाते हैं हम, जब कोई एसेट की फेयर वैल्यू में अगर चेंज होने के आपको लगता है कि चांसेस हैं, जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड एसेट एंड लायबिलिटी, और दूसरा फर्म कमिटमेंट्स। अब रिकॉग्नाइज्ड एसेट एंड लायबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट जो आपकी एसेट साइड में आ रही है, लायबिलिटी साइड में आ रही है, रिसीवेबल हो सकते हैं, पेबल हो सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, फर्म कमिटमेंट हो सकते हैं जिसको आपने पक्का कर रखा है कि इसको लेना ही लेना है, तो उनकी फेयर वैल्यू में चेंज आपको प्रभावित कर सकती है। और दूसरी चीज़ आती है कि कैश फ्लो हेज कब लेते हैं हम। कैश फ्लो हेज लेते हैं जब आपको पैसे किसी को देने हैं या लेने हैं, तो आपको ये टेंशन है कि आपको ज़्यादा ना देने पड़ जाए या कम ना मिल जाए। तो दोनों बातें यहाँ पर रिसीवेबल भी है और पेबल भी है। तो कैश फ्लो हेज कब अप्लाई होता है, रिसीवेबल के केस में और पेबल के केस में, या फिर हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन हो। तो तीन चीज़ें थी आपकी, एक तो रिकॉग्नाइज एसेट एंड लायबिलिटी थी, दूसरी चीज़ थी फर्म कमिटमेंट। तो ये दो तो यहाँ कवर हो गए फेयर वैल्यू में, और जो दूसरी चीज़ है आपकी हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन वो कवर होती है यहाँ पर। मतलब हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन होगी तो आप कैश फ्लो हेज लगाएंगे। बट आप एक चीज़ दे सकते हैं, रिसीवेबल और पेबल यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अब एक कंपनी पे है कि कंपनी क्या लगाना चाहती है, वो कंपनी फेयर वैल्यू हेज भी लगा सकती है, कैश फ्लो हेज भी लगा सकती है। वो कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन पे देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट में कंपनी ने क्या लिखा हुआ है। अब बात आती है कि कैश फ्लो हेज लगाते कब है हम, कब लगाते हैं, चेंज इन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। जब आपका जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है उसमें कोई चेंज आने के आपको लगता है कि चांसेस है,
पेबल है तो आपको लगता है ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं, रिसीवेबल है तो आपको लगता है कि कम पैसे मिलेंगे, तो आप इसको हेज कर लेते हो, मतलब इंश्योरेंस करवा लेते हो। तो अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे, उसके ज़रिए हम इस सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यार हम बात कर रहे हैं वैसे फेयर वैल्यू हेज की, इसमें जो फेयर वैल्यू वर्ड है, इस फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, इस एग्जांपल पे आऊँगा मैं, पहले फेयर वैल्यू का मतलब तो पता चले कि फेयर वैल्यू का मतलब है क्या। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, एक है फेयर वैल्यू, एक है बुक वैल्यू और एक है मार्केट वैल्यू। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, बुक वैल्यू तो वो हो गई जो आपकी बुक्स में शो हो रही है उस एसेट की वैल्यू, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ये फेयर वैल्यू है और ये जो मार्केट वैल्यू है, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो कोई चीज़ है आपके पास जो कि 1 लाख रुपए की है, अब मार्केट में उसकी जो वैल्यू है ना वो 2 लाख रुपए की है, बट आप और सामने वाला जो बायर है वो आप दोनों आपस में जो डील करते हो ना, उसकी आप भी सेटिस्फाई और सामने वाला बंदा भी सेटिस्फाइड, वो 1.5 लाख में उसकी डील कर लेते हो। तो जो आपका फेयर वैल्यू है वो कितना हो गया, 1.5 लाख, मतलब जो सामने वाली पार्टी देने को तैयार है। मार्केट वैल्यू तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से एडजस्ट होती रहती है, लेकिन जो आपकी फेयर वैल्यू है वो सामने वाली पार्टी जो आपको देने को तैयार है वो है। अब तो इसमें यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि फेयर वैल्यू होती क्या है। फेयर वैल्यू क्या होती है, जो सामने वाला जो बंदा है वो आपको कितने पैसे देने को तैयार है। आपका जो बुक्स में प्राइस आ रहा है वो 1 लाख रुपए है, सामने वाला बंदा देने कितने के लिए तैयार है, 1.5 लाख। हालांकि मार्केट में वैल्यू इसकी 2 लाख रुपए है, बट सामने वाली पार्टी कितने दे सकती है आपको, कितने में आप भी सेटिस्फाइड हो वो भी सेटिस्फाइड है, 1.5 लाख रुपए में। तो 1.5 लाख जो है इसकी वो फेयर वैल्यू है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्या कहता है ये देखें क्या है। ए लिमिटेड हैज स्टॉक ऑफ ₹10 lakh ऑन 1/1/2019 हुज मार्केट वैल्यू इज 14 lakh. It enters into forward contract to sell stock at 13,15,000 on future date, that is 30/6/2019. Contract is to be settled on net basis. Fair value of stock at year end 31/3/2019 12,70,000 और 31/6/2019 को कितनी है इसकी फेयर वैल्यू, 11,20,000। स्टॉक वाज एक्चुअली सोल्ड टू द थर्ड पार्टी ऑन 30/6/2019। जर्नलाइज करना है, सिंपल सा है क्वेश्चन। आइए देखें है क्या इसमें। ए लिमिटेड के पास स्टॉक है 10 लाख रुपए का, कब का है वैल्यू वाला, 1 जनवरी 2019 का। हुज मार्केट वैल्यू इज ₹14 लाख। इस जो लाइन है ना, मार्केट वैल्यू इज ₹14 लाख, ये फालतू लिखी हुई है, इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला, तो इसको तो इग्नोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इट एंटर्स इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल स्टॉक एट 13,50,000। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पर आप फ्यूचर में इसको बोल रहे हो कि देख 13,50,000 का तेरे को पक्का बेचूंगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, देना ही पड़ेगा, सामने वाले को खरीदना ही पड़ेगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करा ना, तो आपको ये फ्यूचर में इस बंदे को, सामने वाली पार्टी को बेचना ही पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं, ऑन फ्यूचर डेट, कब, 30/6/2019 को बेचोगे आप सामने वाली पार्टी को। आगे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी सेटल्ड ऑन नेट बेसिस। नेट बेसिस का मतलब होता है कि एक्चुअल डिलीवरी की बात नहीं है, यहाँ पर नेट बेसिस पे सेटल होगा। नेट बेसिस पे हमने यहाँ पर देखा था अभी कि अगर नेट बेसिस पे सेटल हो रहा था तो आप क्या कहते हो, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टर, FVTPL, मतलब डेरिवेटिव अकाउंटिंग लगाते हो आप इस पे। तो नेट बेसिस में समझ आता है हमें कि यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी नहीं होने वाली, नेट जो इसका गेन या लॉस होगा हम वो सेटलमेंट कर लेंगे। अब आगे देखते हैं क्या है। फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक एट ईयर एंड 31/3/2019 12,70,000 फेयर वैल्यू बोल रखे हैं। अब फेयर वैल्यू का मतलब समझ आता है ना। फेयर वैल्यू का क्या मतलब है कि सामने वाली पार्टी जो है बाहर अगर किसी को बेचने जाओगे तो कितने पैसे मिल सकते हैं आपको, 12,70,000 मिल सकते हैं आज की डेट में 31/3/2019 को। बट आपने तो 1 जनवरी 2019 को ही आपने फॉरवर्ड कर रखा है, तो आप उसी को बेचोगे जिससे फॉरवर्ड कर रखा है 30/6/2019 को। कितने में बेचोगे, 13,50,000 में। आगे बढ़ते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30/6/2019 कितनी है, आज के दिन फेयर वैल्यू कितनी है, 11,20,000। अब स्टॉक वाज एक्चुअली सोल्ड टू थर्ड पार्टी, इसका ट्रीटमेंट देखेंगे क्या होता है। हालांकि नेट बेसिस बोल रखा है बट सेल करा है, एक थर्ड पार्टी को सेल करा है, थर्ड पार्टी को तो बेच सकते हैं ना आप। आगे बढ़ते हैं। जनरलाइज करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पर ना एक रफ वर्क करा हुआ है एक तरह से, एक चीज़ को समझाने के लिए, बस पेपर में ऐसा नहीं करना बट हाँ समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट किस दिन एंटर करा है हमने, 1 जनवरी 2019 को। तो आज के दिन आप आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा है टू सेल स्टॉक फॉर 13,50,000 ऑन फ्यूचर डेट। सेटल कैसे पे होगा, नेट बेसिस पे। तो ये तो विद इन स्कोप है, बट बात ये आती है कि ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इस पे है या हेज इंस्ट्रूमेंट लगाना है आपको इस पे। वैसे तो आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ही लगाओगे, लेकिन अगर हेजिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप हेज इंस्ट्रूमेंट लगाओगे। तो आओ चेक करते हैं कि हेज की क्या क्या कंडीशन थी आपकी। अच्छा, क्या ये एलिजिबल आइटम है, स्टॉक आपके एलिजिबल आइटम है, बिल्कुल एलिजिबल आइटम है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ बोल नहीं रखा, एज्यूम कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट करता है इंसेप्शन पे ही। तीसरी चीज़ थी क्या अफेक्टिव हेज है, बिल्कुल ये परफेक्ट हेज है। स्टॉक की आप बात करो, स्टॉक है आपके पास, तो आपने फॉरवर्ड भी स्टॉक का ही ले रखा है, उसी स्टॉक का ले रखा है, तो ये आपका परफेक्ट हेज है। तो तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो आप हेज अकाउंटिंग लगा सकते हो।
यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर फेयर वैल्यू हेज लगाएं या कैश फ्लो हेज लगाएं। हेज अकाउंटिंग लगानी है ये तो समझ आ गया, बट फेयर वैल्यू हेज लगाना है या कैश फ्लो हेज लगाना है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा कंपनी के डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं लिखा तो आप इसमें लॉजिक लगाओ। अब स्टॉक है तो इस पर कौन सी आप लगाओगे, फेयर वैल्यू हेज लगाएंगे तो आप फेयर वैल्यू हेज से हम ये वाला आंसर करेंगे। चलिए जी, अब इसका आंसर देखते हैं। अब वैसे मांगा तो नहीं है, बट एक बार के लिए हम समझ लेते हैं कि अगर ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की हम जैसे बात कर रहे थे, एक आउट ऑफ स्कोप था कि जहाँ पर आपको डिलीवरी लेनी है। यहाँ पर देखा था हमने कि एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी लेते हो तो आउट ऑफ स्कोप होता है। तो उसकी आप अगर वैसे कंडीशन होती तो आप क्या एंट्री करते, 30/6 को आप एंट्री करते डायरेक्टली डेटर डेबिट टू सेल। ये आउट ऑफ स्कोप है ना, तो आपको नॉर्मली इसकी अकाउंटिंग करनी है। कैसे करोगे आप, आउट ऑफ स्कोप होता है तो नॉर्मल जैसे आपने किसी सामने वाली पार्टी को बोला देख इस डेट को मैं तेरे को ये वाला सामान बेचूंगा, तो बस सीधा उसी दिन को जाके डेटा डेबिट टू सेल आप ऑलरेडी कर चुके हैं हम वाली एंट्री दोबारा। इसके अलावा इसमें और कोई एंट्री नहीं होनी है, सिर्फ एक ही एंट्री होनी है, डेटा डेबिट टू सेल। अच्छा, अगर इसमें मान लो कि हेजिंग कंडीशन फेल हो जाए, कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाए, दैट मीन्स कि आप डेरिवेटिव अकाउंटिंग लगाना चाहते हो इस पर, तो डेरिवेटिव अकाउंटिंग कैसे लगाते हैं वो भी हमें आता है। आइए देखते हैं। केस बी है, एक मांगा नहीं है, ये भी सेवा भाव से कर रहे हैं हम। तो 1 जनवरी 2019 जिस दिन डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉरवर्ड का, उस दिन कुछ पैसे पे करे आपने, नहीं पे करे। अगर ये ऑप्शन होता तो आपको पे करने पड़ जाते, हालांकि यहाँ फॉरवर्ड है बट ऑप्शन होता तो पे करते ना। बट चलो ठीक है, अभी हम बात करते हैं फॉरवर्ड की। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, नो एंट्री। 31/3/2019 को आते हैं। 31/3/2019 को आज के दिन इसकी फेयर वैल्यू कितनी है स्टॉक की, 31/3/2019 को 12,70,000। तो आज के दिन इसको बेचोगे तो ये कितने की बिक सकती है, 12,70,000 का। लेकिन आपने तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखे किसी से कि आप 30/6 को उसको 13,50,000 का बेचोगे। तो याद है आपको कैसे करते थे हम डेरिवेटिव अकाउंटिंग। मैं आपको एक केस दिखाता हूँ। यहाँ पर फ्यूचर वाला केस है, फ्यूचर और फॉरवर्ड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंट्रीज में। तो इसमें क्या हो रहा था कि आपने 1/5/2019 को एक फ्यूचर वाला कॉन्ट्रैक्ट करा था जिसमें आपने बोला था कि हम गोल्ड बाय करेंगे 1,20,000 में फिक्स्ड मात्रा का। तो कब खरीदोगे आप, एक फ्यूचर डेट पे खरीदोगे। अब बीच में एक डेट आती है 30/9, मान लेते हैं 30/9 को जो ईयर एंड होता है, तो इसका 30/9 को ईयर एंड होता है। उस दिन फेयर वैल्यू कितनी है, 1,35,000। आपने क्या सौदा करा है, फ्यूचर बाय करा है आपने कि 1,20,000 का फिक्स्ड मात्रा में आप एक पर्टिकुलर डेट पर उससे खरीदोगे, गोल्ड खरीदोगे। बट बीच में ईयर एंड आता है, उस दिन इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई है, 1,35,000। आपने खरीदना कितने में, आपने खरीदना तो आपने 1,20 में ही है। तो आज के दिन आपको फायदा तो हुआ ना 15,000 रुपये का। तो ये फायदा आप कहाँ दिखाते थे, आप डेरिवेटिव एसेट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते थे। क्या एंट्री करते थे, 15,000 का। और लास्ट में जब जिस दिन सेटलमेंट डेट होती थी उस दिन भी आप देखते थे कि आज के दिन इसकी वैल्यू कितनी है, 1,05,000 जैसे हो गई है। यहाँ पर खरीदना तो आपको अभी भी 1,20,000 में ही है। तो यहाँ तो हालांकि लॉस हो रहा है, आप खरीदोगे 1,20,000 में, मार्केट में तो 1,05,000 का मिल रहा है, तो आपको हालांकि घाटा हो रहा है। बट मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या। तो इस केस में आप पुरानी एंट्री रिवर्स कर देते थे और नया जो आपका लाइबिलिटी है वो बुक कर देते थे। अब हम बातें वापस अपने कॉन्सेप्ट पे। और जो लाइबिलिटी है आपकी अगर नेट सेटल है तो डेरिवेटिव लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक, जैसे यहाँ 15,000 का नुकसान हो रहा है आपका, तो आप डेरिवेटिव लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक करके उसको पे भी कर देते थे लाइबिलिटी को। अब वापस आता हूँ मैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टॉक का आपने कितने में वादा करा कि आप बेचोगे, 13,50,000 रुपये में बेचोगे। आज के दिन ईयर एंड पे फेयर वैल्यू कितनी है इसकी, 12,70,000। तो दोनों का आपको फ़ायदा हुआ घाटा हुआ, पहले तो ये देखते हैं। आपने कितने में बेचना है सामने वाले को, 13,50 का, लेकिन आपने आज देखा वैल्यू कितनी है इसकी, तो 12,70। तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना, जिसकी आज 12,70 वैल्यू, आप तो उसको 13,50 में बेचने वाले हो। तो 80,000 का फायदा है, आप बुक करोगे। डेरिवेटिव एसेट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा हमने वहाँ दिखाया था, आप उसको 1,20 में खरीदने वाले हो। और आपका आखिर के दिन मतलब ईयर एंड के दिन आपने देखा कि कितनी वैल्यू है इसकी, 1,35। आप तो इसको 1,20 में ही खरीदने वाले हो, तो 15,000 का फायदा बुक किया था आपने यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर बस आपने क्या बोला कि आप सेल करोगे, तो आपने यहाँ पर अपना फायदा बुक कर लिया, डेरिवेटिव एसेट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव की अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, अभी हम हेज अकाउंटिंग पे आएंगे। आगे क्या करोगे, 30/6 की बात करूँ अगर मैं, 30/6 को इसकी वैल्यू कितनी है स्टॉक की जो फेयर वैल्यू है वो है 11,20,000। और आपने कितने का सौदा करा था, 13,50,000 का। आप बेचोगे कितने में, 13,50,000 में। फेयर वैल्यू कितनी है आज, 11,20,000। तो आपका दोबारा से फायदा है, आप सोच के देखो, दोबारा से फायदा है आपका 2,30,000 का फायदा है। लेकिन इसमें से 80,000 तो पहले ही बुक कर चुके हो, तो वो थोड़ी ना दोबारा बुक करोगे। तो आप इसमें से जो पेंडिंग है आपका 1.5 लाख रुपये रिमेनिंग बैलेंस, वो बुक कर दोगे आप यहाँ पर। और नेट सेटल बेसिस से आपकी लाइबिलिटी होती तो आप पे कर देते, और आपका अगर एसेट बन रहा है तो आपको नेट पैसे मिल जाएंगे। और इसमें कह रहा था कि यार थर्ड पार्टी को भेजा, थर्ड पार्टी को तो बेच ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इमैटेरियल एंट्री है। फिर भी बता देता हूँ, आपने थर्ड पार्टी को कितने में बेचोगे, जितनी इसकी फेयर वैल्यू है, थर्ड पार्टी को बेचा। मतलब इन दोनों का आपस में ए बी का कोई लेना देना नहीं है थर्ड पार्टी से। ए ने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, तो सिंपल सी ये 2 एंट्रियाँ हो जाएंगी, ये मटेरियल नहीं हमारे लिए।
तो आपको समझ आया कैसे करते हैं हम डेरिवेटिव अकाउंटिंग, पहले भी कर चुके थे। यहाँ पर मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ। लास्ट के दिन क्या करा हमने, 1,05,000 इसकी वैल्यू हो गई। तो यार हमने तो 1,20,000 में खरीदना है इसको, वैल्यू कितनी है 1,05,000, तो आपका तो 15,000 का लॉस हो गया यहाँ पर। तो क्या किया आपने यहाँ पर, पहले आपने प्रॉफिट बुक करा था 30/9 ईयर एंड पे कि भाई मेरा तो डेरिवेटिव एसेट हो गया, डेरिवेटिव एसेट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो आखिरी दिन देखा था ये तो आपकी डेरिवेटिव लायबिलिटी बन गई। 2 एंट्री करोगे, एक एंट्री तो इसको रिवर्स कर दोगे आप, और एक दूसरी एंट्री है कि आपकी लायबिलिटी बुक कर दोगे। लायबिलिटी बुक करोगे तो क्या एंट्री करोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव लायबिलिटी, और डेरिवेटिव लायबिलिटी है उसको सेटल नेट बेसिस पे करना, तो डेरिवेटिव लायबिलिटी डेबिट टू बैंक करके आप उसको पे कर दोगे। सिंपल सी चीज़ थी है। अब हम आते हैं अपने मेन आंसर पर जो कि हेज अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, जब भी हम फेयर वैल्यू हेज लगाते हैं, हेज अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें फेयर वैल्यू हेज की बात कर रहा हूँ, तो ये ना एक 3 स्टेप है, इसमें 3 स्टेप के जरिए आप वाली अकाउंटिंग लगाते हो। तो वो तीनों स्टेप सीखोगे तो आपको पूरी अकाउंटिंग समझ आ जाएगी कैसे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 जनवरी 2019 को। क्या कोई पैसे दिए आपने, कोई पैसे वैसे दिए नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई आपकी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर तो कोई एंट्री नहीं होगी। फॉरवर्ड खरीदा है क्योंकि, तो इसकी कोई एंट्री होती नहीं। आगे देखते हैं, ईयर एंड कब हुआ, 31/3/2019 को। ठीक है जी। तो 31/3/2019 को आप इसमें हेज अकाउंटिंग लगाओगे तो वो 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे। तो 3 स्टेप कब लगाने होते हैं, अप्लाई 3 स्टेप ऑन बैलेंस शीट डेट। एक तो आप लगाओगे बैलेंस शीट डेट पर, तो ये बैलेंस शीट डेट है 31/3/2019, तो इस दिन आप 3 स्टेप लगाओगे। तो होता क्या है इसमें, तो सबसे पहले आपको जो हेज इंस्ट्रूमेंट है आपका, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, फॉरवर्ड, उसकी रीवैल्यूएशन करनी पड़ती है। स्टेप 1 बता रहा हूँ मैं आपको, जो हेज इंस्ट्रूमेंट है आपका फॉरवर्ड, उसकी रीवैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो उसकी पहले बताओ बुक वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू तो कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तक कोई एंट्री नहीं करी है आपने। कोई अभी तक एंट्री करी है क्या फॉरवर्ड से रिलेटेड कुछ लिखा हो, तो कुछ नहीं लिखा आपने। तो बुक वैल्यू तो इसकी 0 है, निल है। इसकी फॉरवर्ड की फेयर वैल्यू कितनी है, अब वो फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। कैसे आती है, अब फेयर वैल्यू कैसे निकलती है, पहले तो देखो कि स्टॉक की अब मैं बात कर रहा हूँ फेयर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक। हम यहाँ फॉरवर्ड की बात करें कि फेयर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कितनी है। अब एक चीज़ आती है इसमें कि आपने इसकी फेयर वैल्यू देखें, अगर स्टॉक की कितनी है 12,70,000। फेयर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड का मतलब है कि आपको बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड कितना आपको फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, आपको कितना एडवांटेज मिल रहा है। आपने फॉरवर्ड ले रखा है, तो फेयर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड की मैं बात करूँ ना, फेयर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड जो है आपका, उसकी वैल्यू आपको देखनी है पहले तो। अब 12,70,000 का अगर देखें यहाँ पर स्टॉक है ईयर एंड पे, और आप कितने में बेच सकते हो उसको, 13,50,000 में। तो आज अगर आप वैल्यू करो उसकी फेयर, जो कि फेयर होनी चाहिए उस फॉरवर्ड की, कितनी है 80,000 पे। भाई इसकी स्टॉक की आज के दिन वैल्यू कितनी है 12,70,000, लेकिन आपने फॉरवर्ड ले रखा है 13,50,000 में, आप इसको बेचोगे तो बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड आपको कितना एडवांटेज मिल रहा है 80,000 का। तो फेयर वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी हुई फॉरवर्ड की आपके लिए, 80,000 की वैल्यू हुई आपके लिए फॉरवर्ड की। तो यहीं पर बात कर रहे हैं हम कि फेयर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कितनी है, 80,000 पे है। तो आप एक जनरल एंट्री कर देंगे यहाँ पर, हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जनरल एंट्री को आपको देख के ऐसा भी लग सकता है कि यार हमने अभी तो करी थी ऐसा ही कुछ, तो हमने वहाँ लिखा था डेरिवेटिव एसेट डेबिट टू P&L 80,000। बट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं हेज इंस्ट्रूमेंट की, तो हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं, हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी इसको फेयर वैल्यू हेज लिखती है, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह फेयर वैल्यू हेज लिखती है, बट हम अभी इसको प्रॉफिट एंड लॉस ही बोलेंगे तो ईजिली समझ आ जाएगा हमें। तो पहला स्टेप तो हो गया ये। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब पहला तो आपने रिवैल्यूएशन करा, फॉरवर्ड को करा रिवैल्यूएशन। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र ये जो आपने ऊपर हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू P&L लिखा है ना, इसी को ही ट्रांसफ़र करना है आपने, P&L डेबिट टू स्टॉक। तो आपने क्या करा है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपका अमाउंट आ रहा था उसको आपने स्टॉक में ट्रांसफ़र कर दिया। डेरिवेटिव वाले केस में हमने ये वाली एंट्री नहीं करी थी, यहाँ पर हमें ये वाली एंट्री करनी है। स्टेप 2 में क्या करना है आपने, जो भी आपका P&L में अमाउंट आ रहा है, यहाँ पर P&L क्रेडिट था नीचे, इसलिए मैंने डेबिट करना पड़ा। यहाँ P&L डेबिट होता तो मैं नीचे क्रेडिट कर देता। तो यहाँ पर क्या एंट्री करनी है आपको, P&L डेबिट टू स्टॉक। अभी के लिए इतना समझ लो, आपको ट्रांसफ़र करना है, और कितना करना है आपको, जो ऊपर अमाउंट आ रहा है उतना ही ट्रांसफ़र करना है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अब स्टेप 3 जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, अब रीवैल्यू करना है। अभी आपने रीवैल्यू करा था, बट वो फॉरवर्ड को रीवैल्यू करा था, उसके बाद आपने ट्रांसफ़र करा। अब आपको क्या करना है, अब आपको रीवैल्यू करना है हेज आइटम को। वहाँ पर आपने हेज इंस्ट्रूमेंट को रिवैल्यू करा था, यहाँ पर आप हेज आइटम को रिवैल्यू करेंगे एज पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब है, रिवैल्यू हेज आइटम एज पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। अगर वो स्टैंडर्ड अलाउ करता है आपको रिवैल्यूएशन करना, तो आपको रिवैल्यू करना, नहीं तो नहीं करना। मतलब वो स्टैंडर्ड क्या कहता है, बेसिकली ये उस पर डिपेंडेंट है। जैसे स्टॉक की बात करूँ तो इंड AS 2 में आता है, मशीनरी की बात करूँ तो इंड AS 36 में आता है इम्पेयरमेंट, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 109 में आता है, रिसीवेबल पेबल 109 में आता है।
डिपेंड्स कि आप क्वेश्चन कौन सा कर रहे हो। यहाँ हम स्टॉक का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से इसका इंडेक्स देखेंगे। आगे चल के मशीनरी वाला आएगा, शेयर्स का आएगा, उसमें इंडेक्स अलग अप्लाई होंगे। अभी मैं बात करता हूँ कि करना क्या है स्टेप 3 में। तो आपको इंडेक्स 2 के हिसाब से इसको रीवैल्यू करना है। तो इंडेक्स 2 क्या कहता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इंडेक्स 2 AS2 जैसा ही है लगभग। तो इसमें क्या कहता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इस पे अब इसको वैल्यू करते हो। अब इसकी कॉस्ट कितनी है आपकी बुक्स में, 10,000 रुपये की कॉस्ट है, बट आपने यहाँ पर एक एंट्री करी है अभी P&L डेबिट टू स्टॉक 80,000। तो आपने टू स्टॉक को क्रेडिट कर दिया, मतलब बुक्स में घटा दिया ना स्टॉक को। जैसे आप स्टॉक खरीदते हो तो लिखते हो ना स्टॉक अकाउंट डेबिट, मतलब आपका स्टॉक बढ़ रहा है। अगर आप स्टॉक को बेच देते हो तो आप उसको क्रेडिट कर देते हो ना। तो यहाँ पर आपने बेचा नहीं है बट उसकी वैल्यू घटा दिया आपने, कितने से, 80,000 रुपये से। तो आपको कॉस्ट की वैल्यू रिवाइज करनी पड़ेगी। तो माइनस कर देना जितना भी स्टेप 2 में आपने ट्रांसफर करा इसको स्टॉक में। तो रिवाइज कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 9,20,000। रिवाइज कॉस्ट तो निकाल लिया आपने। और एनआरवी कितनी थी आपकी, 12,70,000 एनआरवी होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पर दे रखी थी कि आज के दिन अगर आप बेचो तो कितने पैसे मिल सकते हैं आपको, 12,70,000 मिल सकते हैं। फेयर वैल्यू है इसकी 31/3/2019 की। 31/3/2019 की एंट्री कर रहे हैं अभी हम। तीनों स्टेप हमने 31/3/2019 पर ही लगा रखे हैं बैलेंस शीट डेट पे। तो कितनी है इसकी, 12,70,000। तो एज पर इंडेक्स 2 आपको कितनी वैल्यू दिखानी चाहिए, विच एवर इज लोअर दैट इज 9,20,000। अरे हमने ऑलरेडी 9,20,000 कर रखी है उसकी वैल्यू। अरे हमने 10 लाख तो था ही बुक वैल्यू, यहाँ पर हमने 80,000 लिखा है यहाँ पर टू स्टॉक करके। तो 9,20,000 तो ऑलरेडी लिखी रखी है हमने। तो जितना इंडेक्स बोल रहा है वाला उतनी तो हमने दिखा रखी है। तो यहाँ पर कोई एंट्री की आवश्यकता नहीं है। तो नो एंट्री फॉर स्टॉक रिवैल्यूएशन। अगर ये कुछ और कहता है यहाँ पर, अगर आपका कुछ और आता है यार, या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी मान लेते हैं यहाँ पर 8 लाख रुपया नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो विच एवर इज लोअर इज 8 लाख। तो आपको फिर रिवैल्यू करना पड़ जाता है इसको। इस केस में आप ये कह रहे हैं कि 9,20,000 इसकी वैल्यू होनी चाहिए विच एवर इज लोअर के हिसाब से। तो 9,20,000 तो आप ऑलरेडी दिखा चुके हो, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन की आवश्यकता नहीं है। मैं आता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे, कैसे किसकी स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे बनता है। तो पहले देखते हैं हम डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव में हमने इनकम बुक करी थी यहाँ पर आपकी, डेरिवेटिव एसेट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया था आपने, टू P&L करा था यहाँ पर 80,000 रुपये का। तो कितना था यहाँ पर P&L में, डेरिवेटिव एसेट डेबिट टू P&L 80,000। तो इसी को ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने जाने दिया तो अब आपकी इनकम बन गया, ये अदर इनकम में आ जाएगा। कौन सी इनकम है, सट्टे की इनकम है। आगे बात करते हैं हम बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट रहेगी इसकी। तो बैलेंस शीट में आएगा आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को आप नॉर्मली वैल्यू कैसे करते हो आप, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो आज के दिन कॉस्ट कितनी है इसकी, 10 लाख रुपये। डेरिवेटिव की बात करूँ अभी मैं सिर्फ, 12,70,000 इसकी एनआरवी है, विच एवर इज लोअर मीन्स 10 लाख रुपये यहाँ पर आ जाएगा। और आपका रिसीवेबल कितना आ जाएगा, 80,000 रुपये। ये 80,000 रुपये ये वाला रिसीवेबल है जो आपका ऊपर इनकम में दिखा रखा है ना, इसी को आपने यहाँ पर रिसीवेबल पे दिखा रखा है। ये हेज इंस्ट्रूमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं। बात करते हैं हम कि फेयर वैल्यू हेज में आपका कैसे P&L रहता है। आपने यहाँ पर एक एंट्री करी थी टू P&L और उसको आपने डेबिट भी कर दिया था। तो P&L तो खत्म हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या करा, आपने यहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक ही नहीं करा। आपको यहाँ पर फायदा तो हुआ था बट आप हेज इंस्ट्रूमेंट हेजिंग कर रहे हो ना यार। हेजिंग कर रहे हो मतलब आप ये दिखाना चाहते हो लोगों को कि आप सट्टे की कमाई नहीं कर रहे हो, आप हेजिंग कर रहे हो इसमें। तो आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस था उसको कहाँ दिखा दिया, P&L डेबिट टू स्टॉक, मतलब आपने स्टॉक की वैल्यू अपनी घटा दी। पहली चीज़ आपने तो प्रॉफिट बुक नहीं करा और दूसरी चीज़ आपने स्टॉक की वैल्यू भी घटा दी। तो इसी को यहाँ पर दिखा रखा है कि आपने एक तो इनकम बुक नहीं करी आपने, क्योंकि आप सट्टा लगा ही नहीं रहे हो, आप हेजिंग कर रहे हो। तो हेजिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पर सट्टे की इनकम दिखानी भी नहीं है। और दूसरी चीज़ आपने स्टॉक की वैल्यू घटाई तो आपको यहाँ पर घटी हुई स्टॉक की जो वैल्यू है वो दिखानी पड़ेगी। और आपको 80,000 रुपये तो रिसीवेबल है ना, यहाँ पर आपने हेज इंस्ट्रूमेंट को डेबिट करा था 80,000 रुपये से, तो 80,000 तो आप यहाँ दिखाओगे ना रिसीवेबल। जैसे वहाँ पर डेरिवेटिव एसेट को आपने डेबिट करा था 80,000 से, इसलिए आपने 80,000 दिखाया। और यहाँ पर भी आपने हेज इंस्ट्रूमेंट को डेबिट करा तो आपको यहाँ पर रिसीवेबल में दिखाना पड़ेगा कितना, 80,000 रुपये। तो टेक्निकली देखें तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट को डेफर कर दिया। डेफर कर दिया मतलब आप इसको बाद में बुक करने वाले हो, अभी के लिए आपने इसको ऐसे ही रख दिया, अभी के लिए आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा है। अब आगे आते हैं, सेटलमेंट डेट है 30/6/2019। तो सेटलमेंट डेट है आपकी आज। तो आज के दिन भी आपको वो 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे। फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं हम। डेरिवेटिव का तो जो था वो खत्म हो गया, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेटलमेंट डेट पे आ गए हम। और अब फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे हम, तो फेयर वैल्यू हेज के थ्रू आप अकाउंटिंग कर रहे हो, 3 स्टेप लगाना पड़ेगा। मतलब फेयर वैल्यू हेज के थ्रू अकाउंटिंग कर रहे हो तो 3 स्टेप तो लगाना ही पड़ेगा। तो 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या था, जो हेज इंस्ट्रूमेंट है उसको आप रीवैल्यू करेंगे। हेज इंस्ट्रूमेंट को रीवैल्यू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है, बुक वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड। जो आपका फॉरवर्ड जो था वो हेज इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उसकी बुक में वैल्यू कितनी है आज के दिन, 80,000 रुपये। अब बुक आपने लिखा ना यहाँ पर 80,000 रुपये हेज इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू। और दूसरी चीज़ फेयर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड, अभी समझा था ना फेयर वैल्यू क्या होती है। तो फेयर वैल्यू हमें यहाँ से देखनी पड़ेगी। आप आज के दिन इसको किसी को बेचोगे तो ये कितने का बिक सकता है, 11,20,000 रुपये का। बट आपने तो हेज कर रखा है, इसको हेज कर रखा है मतलब फॉरवर्ड ले रखा है आपने। कितने का फॉरवर्ड ले रखा है, 13,50,000 रुपये का फॉरवर्ड ले रखा है। 13 लाख बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड आपको कितने मिल सकते हैं,
13,50,000, लेकिन आपने अगर किसी और को बेचते हो 30/6/2019 को तो कितने मिलेंगे? 11,20,000। बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है? वैसे तो आपको 11,20,000 ही मिलते ना, फॉरवर्ड कर रखा है तभी तो 13,50,000 मिल रहे हैं। 2,30,000 का आपका एडवांटेज है बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड। तो इसे कहते हैं हम फेयर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड। फेयर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड मतलब कितना एडवांटेज दे रहा है आपको वाला फॉरवर्ड। तो कितना एडवांटेज दे रहा है? 2,30,000 रुपये का। लेकिन आप बुक वैल्यू कितनी थी इसकी? 80,000। 80,000 तो ऑलरेडी बुक कर चुके हो। तो अब आपको कितना लिखना है यहाँ पर? हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 1,50,000, 1,50,000। ये तो था स्टेप 1। स्टेप 2 में इसको क्या करना है? आपको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर की एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो यही करा हमने स्टेप 2 में भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। हमने स्टॉक की वैल्यू 1.5 लाख से और कम कर दी। अब तीसरी चीज़ क्या थी? आपको स्टॉक को रिवैल्यूएशन करना है। आप स्टॉक रिवैल्यूएशन किस हिसाब से करोगे? इंड AS 2 के हिसाब से। अब इंड AS 2 कहता है कि आपको जिस दिन सेटलमेंट डेट है उस दिन स्टॉक को रिवैल्यू नहीं करना। हो सकता था यहाँ पर मशीनरी होती या कोई और चीज़ होती तो उसका इंड AS क्या कहता था, वहाँ से हमें देखना पड़ता कि वाला इंड AS क्या कहता है। बट अभी के लिए इंड AS 2 अप्लाई होता है स्टॉक पे, तो इंड AS 2 कहता है कि आपको सेटलमेंट डेट पे इसको रिवैल्यू नहीं करना। अब बात आती है कि 30/6 को और क्या क्या होगा। आपने इस स्टॉक को थर्ड पार्टी को बेचा था तो उसकी एंट्री क्या रहेगी? डाटा डेबिट टू सेल। थर्ड पार्टी को बेचा ना, ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है फॉरवर्ड का। अब ए ने नेट सेटल करना है, तो किसी और को तो बेच सकता है ना स्टॉक। तो थर्ड पार्टी को बेच दिया, डाटा डेबिट टू सेल लिख दिया, 11,20,000, 11,20,000। जो उस दिन फेयर वैल्यू है उतनी तो देगा, वो पागल थोड़ी ना आपको ज़्यादा देगा। थर्ड पार्टी आपको 13,50 थोड़ी ना देगी। थर्ड पार्टी तो उतनी देगी ना जितनी उसकी फेयर वैल्यू है उसकी स्टॉक की। तो अब मैं बात करता हूँ आपके साथ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में आप इसको कैसे शो करेंगे। तो अगर डेरिवेटिव होता तो कैसे शो करते? 11,20,000 यहाँ जाते आपके, थर्ड पार्टी को डेरिवेटिव में भी बेचा था हमने, तो क्या कर रहा था वहाँ पर? 11,20,000 की एंट्री करी थी, तो 11,20,000 यहाँ गए। और अदर इनकम में कितना दिखाते हैं आज आप? 1.5 लाख रुपये। भाई यहाँ पर आप 80,000 तो दिखाई चुके हो ना इनकम, अब कितनी बच गई? 1.5 लाख। और कंजम्पशन ऑफ स्टॉक कितना आता है आपका? 10 लाख। मतलब स्टॉक भी तो बिक गया ना आपका, 10 लाख का स्टॉक बिक गया तो स्टॉक भी चला गया आपका। आगे बात करते हैं हम बैलेंस शीट में। अगर डेरिवेटिव की बात हो तो बैलेंस शीट में क्या एंट्री करोगे? इन्वेंट्री तो है नहीं, नील, स्टॉक तो बेच दिया ना सारा आपने, तो इन्वेंट्री तो कुछ बची नहीं। और आपका रिसीवेबल में कितना आएगा आपका? 2,30,000 रिसीवेबल है आपका, 2,30,000 बिकॉज ऑफ सट्टा आपने जो पैसे कमाए हैं। और डेटर्स कितने हैं आपके? 11,20,000 के। ये वाले पैसे तो अलग पार्टी से लेने, ये वाले पैसे अलग पार्टी से लेने। ये तो थर्ड पार्टी को आपने बेचे तो उसके 11,20,000 लिखे हुए हैं, और ये जो सट्टे से पैसे कमाए हैं उसके पैसे लिखे हुए हैं। अब बात आती है कि फेयर वैल्यू हेज में कैसे आप इसको प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम सेल कितना आएगा आपका? 11,20,000 का, जो आपने थर्ड पार्टी को बेचा। अदर इनकम में हम इसमें कुछ दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते? कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारी सट्टे से कोई इनकम है, हमने तो हेजिंग कर रखी है, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कंजम्पशन ऑफ स्टॉक। अरे स्टॉक कितना था आपकी बुक में आज के दिन पे? आपने एक तो 1.5 लाख कम करा था और एक 80,000 रुपये कम करे थे। 80 और 1.5 लाख हो गया 2,30,000, तो 7,70,000 रुपये आपका कंजम्पशन ऑफ स्टॉक में आ जाएगा। क्योंकि स्टॉक ही आपने 7 लाख कितने का, मतलब स्टॉक बेचा कितने का आज आपने? 7,70,000 का बेचा। डेरिवेटिव के हिसाब से देखते तो 10 लाख था, लेकिन आपने 2 बार इसकी वैल्यू गिरा दी ना, तो आज के दिन स्टॉक की वैल्यू कितनी थी आपकी? 7,70,000। तो कॉस्ट 7,70,000 थी, तो इतने का ही आपने यहाँ पर बेच दिया स्टॉक को। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है कि हमने ये P&L को स्टॉक में क्यों डाल दिया। भाई हमारा प्रॉफिट हुआ था तो अदर इनकम में लिख देने का था ना, स्टॉक में क्यों डाला इसको? स्टॉक में डालने का रीज़न ये था कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारा देखो सट्टे से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, जो भी हमारा था सारा हमने स्टॉक में डाल दिया। तो मतलब उससे हमारी कॉस्ट अफेक्ट हो गई स्टॉक की, आपकी फेयर वैल्यू हेज हो गई, और बाजार में होने वाली हलचल से अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब हम एक टर्म यूज़ करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, फेयर वैल्यू हेज। फेयर वैल्यू हेज, फेयर वैल्यू हेज, इसका मतलब क्या है? फेयर वैल्यू का एक इंश्योरेंस। अब फेयर वैल्यू हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देखे तो फेयर वैल्यू 2 जगह देखा। एक फेयर वैल्यू देखा 31/3 को और एक फेयर वैल्यू देखा 30/6 को। अब ये फेयर वैल्यू हेज का मतलब क्या है? कि आपको अपनी फेयर वैल्यू को इंश्योर करना है, बचाना है। यहाँ पर अगर आप 31/3/2019 की बात करें तो 12,70,000 है इसकी फेयर वैल्यू। अब आपने फॉरवर्ड ले रखा था 13,50,000 का। बिकॉज ऑफ दैट फॉरवर्ड आपको कितने का फ़ायदा हुआ? 80,000 रुपये का। अरे 13,50,000 का तो आपने सौदा कर रखा है कि आप 13,50,000 में इसको 30/6 को बेचोगे। बट अगर हम नॉर्मल देखें तो इसको 12,70,000 का बिक सकता है आज मार्केट में। वो तो आपने हेजिंग कर रखी है, इसलिए 13,50 का आप बेच सकते हो 30/6 को। लेकिन इसकी वैल्यू तो दिन भर दिन गिरती जा रही है, 12,70 हो रही है, आगे चल के 11,20 हो रही है। अभी फिलहाल के लिए हम 31/3 पे खड़े हैं, तो कितने का बिक सकता है ये? 12,70,000 का। बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड आप इसको कहते हो कि हाँ ये 13,50 का मैं बेच सकता हूँ। तो अगर ये फॉरवर्ड ना होता तो आप इसको 12,70 में ही बेचते।
आपने स्टार्टिंग में ही अपना प्रॉफिट निश्चित कर लिया था कि मेरे को तो 3.5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 10 लाख की चीज़ है, आपका स्टॉक कितने का है? 10 लाख रुपए का। आप क्या कह रहे हो, मुझे 3.5 लाख का तो मुनाफा चाहिए इस पे, इसलिए ही तो आपने उसको हेज कराया। 13,50,000 पे आपने कहा कि 13,50,000 में बेचूंगा, 30/6 को बेचूंगा। बट आज के दिन तो ये 12.70 में ही बिक रहा है। 31/3/2019 को तो ये 12.70 का ही बिक रहा है। आज के दिन इसको बेचने जाओगे तो 12.70 में बिकेगा, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 2.70 का प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको तो 3.5 लाख का प्रॉफिट चाहिए। तो आपको अगर 3.5 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो स्टॉक की वैल्यू तो घटानी पड़ेगी ना। तो स्टॉक की वैल्यू कितने से घटाओगे कि 3.5 लाख का प्रॉफिट हो जाए आज? तो 80,000 से घटाइए आपने। वो कैलकुलेशन आपको पता है कैसे करी आपने। बट मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप इसको स्टॉक की वैल्यू को घटा दोगे आज के दिन, जैसे 80,000 से हमने घटाई थी 31/3/2019 को हो गई थी 9,20,000। तो 9,20,000 को आप बेच रहे हो एक तरह से 12.70 में, प्रॉफिट तो 3.5 का ही हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई 3.5 लाख का प्रॉफिट हो हमारा। अब 30/6/2019 की मैं बात करूँ तो कितने में बेच रहे हो आप? 11,20,000 में बेच रहे हो। कॉस्ट आपने इस दिन कितनी कम करी थी? 1.5 लाख रुपए और कम कर दी थी। तो 9,20 तो इसकी ऑलरेडी थी, 31/3 को आपने 9,20 तो कर ही दी थी, और अब आपने 1.5 लाख और कम कर दी थी। तो अब कितनी इसकी कॉस्ट हो गई थी? 7,70,000 रुपये। तो 7,70,000 आपने स्टॉक की कॉस्ट कर दी। क्यों करी ऐसी स्टॉक की कॉस्ट? क्योंकि आप चाहते हो कि आपका 3.5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए भाई। तो 770 की चीज़ को 11,20 की बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? 3.5 लाख रुपये का। अब समझ आया कैसे करते हैं हम फेयर वैल्यू हेज? तो बहुत ही सिंपल चीज़ थी ये। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और एक चीज़ तो यहाँ पर एक और हम स्टार्टिंग से बात ही कर ही रहे हैं कि एक का लॉस जो है दूसरे में प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाए। यहाँ पर हम बोल रहे थे ना, इन सच अ वे दैट गेन एंड लॉस ऑन हेज आइटम, इनका जो आपका लॉस है वो एडजस्ट किसके साथ हो जाए? गेन एंड लॉस होली और पार्शली विद हेज इंस्ट्रूमेंट के गेन और लॉस का एडजस्ट हो जाए। तो यही बात करी हमने यहाँ पर। अब इसका एक अफेक्ट देख लेते हैं, क्या अफेक्ट पड़ा। पेपर में नहीं करना, एक बस अफेक्ट देख लेते हैं क्या हुआ। एक तो हमने दिखाया कि हमारा कोई सट्टे का बिजनेस नहीं है, सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो हमारा धंधे से ही हुआ है, इसलिए तो हमने कॉस्ट उसकी 7,70,000 कर दी। और दूसरी चीज़ हमने इंश्योर करा। क्या इंश्योर करा? कि मेरा 3.5 लाख का ही प्रॉफिट होना चाहिए। तो यही बात लिखी गई है यहाँ पर। और तीसरी चीज़ हमने एश्योरेंस दी शेयर होल्डर्स को कि देखो हमारा कोई गलत बिजनेस नहीं है, सट्टे का बिजनेस नहीं है हमारा, हम पे आप भरोसा कर सकते हो। ये अफेक्ट्स थे इसके, जस्ट एक वैसे ही रीडिंग के लिए। बाकी क्वेश्चन तो यही था आपका। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और है इसमें प्रैक्टिस के लिए, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, बट यहाँ पर नेट सेटल नहीं हो रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, इसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा आपको नीचे PDF लिंक में। और एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने स्टॉक का देखा, अब ये क्वेश्चन है मशीनरी से रिलेटेड। हालांकि फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग सेम ही होनी है, बट इसमें एक जगह पर चेंज आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी चीज़ें सेम है। तो जल्दी से करते हैं वाला क्वेश्चन भी। क्या कहता है? ए लिमिटेड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/4/2019 फॉर 10 लाख, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू इसकी कुछ है नहीं, नील है। ए लिमिटेड इज कंसर्न्ड अबाउट डिक्लाइन इन फेयर वैल्यू ऑफ मशीन, हैंस इट एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट 7 लाख रुपए। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इसने एंटर करा कि इसको वो 7 लाख रुपए में बेच देगा ईयर एंड 2 पे, मतलब सेकंड ईयर के एंड में बेचेगा। आज तो इसकी वैल्यू 10 लाख है, ईयर एंड 2 में बेचेगा। फेयर वैल्यू ईयर 1 पे इसकी इतनी है और ईयर 2 पे इसकी है 6 लाख रुपए। आपको जनरलाइज करना है, सारे एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1/4/2019 से आज के दिन मशीनरी खरीदी है, तो क्या एंट्री करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख 10 लाख। अब इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि आप जैसे फ़ोन खरीदते हैं तो आगे चल के उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, क्योंकि मार्केट में और नए नए फीचर्स वाले फ़ोन आ जाते हैं, तो आप उसकी फेयर वैल्यू को ना हेज करना चाहते हो। ये वैसा ही है। तो यहाँ पर मशीनरी खरीदी थी इन्होंने, 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, 10 साल इसकी यूज़फुल लाइफ है। बट ये कंसर्न है कि हो सकता है इसकी मार्केट में वैल्यू डिक्लाइन हो जाए, फेयर वैल्यू, तो इसलिए इन्होंने फॉरवर्ड ले लिया। 7 लाख रुपये में बेचेंगे इसको ईयर एंड 2 पे। आगे देखते हैं। अब 1/4/2019 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस दिन आप क्या एंट्री करोगे? इस दिन तो कोई एंट्री नहीं करोगे क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन होता तो बात अलग थी। अब आती है 31/3 पर डेप्रेशन लगा दोगे। डेप्रेशन डेबिट टू मशीनरी 1 लाख रुपए की, 10 लाख की थी, डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख रुपए की इस पर डेप्रेशन आ जाएगी। अब बात आती है 31/3/2020, जो पहला साल यहाँ पर एंड हो रहा है। इस दिन हेज अकाउंटिंग कैसे लगाओगे? काफ़ी सिंपल से स्टेप थे। सबसे पहले आप क्या करते थे? हेज इंस्ट्रूमेंट को रीवैल्यू करना है। हेज इंस्ट्रूमेंट क्या है? हेज इंस्ट्रूमेंट फॉरवर्ड को रीवैल्यू करना है। तो फॉरवर्ड की बुक में तो कोई वैल्यू नहीं है, आज तक तो कोई आपने एंट्री करी नहीं, तो बुक में वैल्यू आ कह सकती है। फेयर वैल्यू कितनी है इसकी? फेयर वैल्यू है 1.5 लाख रुपये। अब फेयर वैल्यू कैसे आती है अभी हमने समझा था, दोबारा से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है कि फेयर वैल्यू कितनी है इसकी? 8.5 लाख रुपए। ईयर 1 एंड पे फेयर वैल्यू कितनी है? 8.5 लाख रुपए। लेकिन आपने कितने में सेल करने का इसमें फॉरवर्ड लिए रखा है? 7 लाख रुपए में। आज के दिन बेचोगे तो कितने की बिकेगी? 8.5 लाख रुपए में। लेकिन आपने तो वादा कर रखा है 7 लाख में बेचोगे, तो 1.5 लाख का तो नुकसान हो गया आपका। तो इसकी एंट्री क्या करोगे आप? P&L डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट,
P&L डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट। पिछले वाले केस में फ़ायदा था तो हम वहाँ लिखते थे हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू P&L, यहाँ पर P&L डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट। और इसको P&L को डेबिट करा तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट कौन होगा? मशीनरी, जिस पे आपने हेजिंग करी है, तो मशीनरी डेबिट टू P&L ट्रांसफ़र कर दिया आपने। तो एक स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करना होता है, आप इसके हिसाब से इसको रिवैल्यू करना होता है। इस पर कौन सा इंडेक्स लगता है? 36 में आपका आता है इम्पेयरमेंट। आप इसमें कहता क्या हो कि पहले तो आप बुक वैल्यू देखो, इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 10 लाख थी, 1 लाख रुपये डेप्रेशन लगाया, 1.5 लाख रुपये आपने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, और तो कितनी दिखा दी? 10.5 लाख रुपये कर दी इसकी वैल्यू आज आपने। और इसके रिकवरेबल अमाउंट कितना है? मिलने तो 8.5 लाख रुपये ही है, तो मिलेंगे तो 8.5 लाख रुपए, लेकिन आप आज की बुक वैल्यू कितनी है? 10,50,000। तो 2 लाख का आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। अब ये इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? इसकी डेफिनेशन पे जाऊँ अगर मैं, तो ड्रास्टिक रिडक्शन इन रिकवरेबल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या बोलते हैं? ड्रास्टिक रिडक्शन इन रिकवरेबल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो सिंपल से था, आगे बढ़ते हैं। क्या करोगे आप? अब इसकी इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो रहा है आपको? 2 लाख रुपये का हो रहा है। लास्ट केस में तो हमने कोई एंट्री नहीं करी थी। जिस दिन आपने इसको रिवैल्यू करा था, याद है आपको? इंडेक्स 2 के हिसाब से आपने स्टॉक को रिवैल्यू करा था, उस दिन तो कोई एंट्री नहीं करी थी, जरूरत नहीं थी। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसकी मशीनरी की बुक वैल्यू है 10.5 लाख, बट आपका रिकवरेबल अमाउंट तो 8.5 लाख ही है ना, तो आप इसको 2 लाख से इसका कम करना पड़ेगा आपको इसका वैल्यू। तो P&L डेबिट टू मशीनरी कम करनी है तो कैसे करोगे एंट्री? P&L डेबिट टू मशीन 2 लाख इम्पेयरमेंट की आपने एंट्री कर दी। तो ये 3 एंट्री करी। पहले आपने P&L डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट लिखा और उस P&L को आपने मशीनरी की डाल दिया। तो इसमें इससे क्या हुआ? आपकी मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 1.5 लाख रुपए से बढ़ गई। और आखिरी में आपने क्या करा? इंडेक्स 36 लगाया और आपने देखा कि इम्पेयरमेंट लॉस है तो उसकी एंट्री कर दी। अब बात करते हैं इसके P&L में क्या दिखाएंगे। अब हेज इंस्ट्रूमेंट की बात करें, डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे अभी हम। डेप्रिसिएशन लगा 1 लाख रुपए का, इम्पेयरमेंट लॉस है 2 लाख रुपए का, दोनों चीज़ें आपने दिखा दी। आगे क्या? बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट में क्या करना है? कुछ नहीं। नॉन करंट है, मशीनरी कितने की आपकी? नॉन करंट एसेट मशीनरी 8.5 लाख रुपए की। 8.5 लाख रुपए की आई कैसे? 10 लाख की थी, 1 लाख रुपए आपने डेप्रिसिएशन लगाई और उसके बाद आपने 1.5 लाख रुपए यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ा दी थी, यहाँ से 1.5 लाख रुपए बढ़ाई, और लेकिन इस इंडेक्स के वजह से आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए घटानी पड़ गई। तो नेट रिजल्ट देखें तो आप 8.5 लाख रुपए की मशीनरी आपको यहाँ दिखानी है। तो एक तरह से मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री तो यही वाली हो गई यार। इसने तो आपकी वैल्यू 8.5 लाख कर दी है। रिकवरेबल अमाउंट पे लेके आनी होती है कह रहे हैं, तो रिकवरेबल अमाउंट पे लेके आए ना हम 8.5 लाख रुपए पे। तो 8.5 लाख रुपए आपने यहाँ दिखाए। और हेज इंस्ट्रूमेंट लाइबिलिटी है इस बार आपकी, करंट लाइबिलिटी में आएगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी। हेज लाइबिलिटी कितनी है? 1.5 लाख रुपये की लाइबिलिटी है आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो समझ आ गया, कुछ था नहीं, ईजी था। 31/3/2021 की डेट आती है। इस दिन सबसे पहले क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो वैल्यू कितनी है? 8.5 लाख रुपए, और लाइफ कितनी बची है? 9 साल लाइफ बची है इसकी। तो 94,444 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और आज का दिन ईयर एंड है और वैसे सेटलमेंट भी आज ही हो रही है, तो आज आप हेजिंग का, इसमें फेयर वैल्यू हेज का अकाउंटिंग करेंगे तो 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे आपको। तो सबसे पहला स्टेप क्या लगाते हैं आप कि बुक वैल्यू ऑफ हेज इंस्ट्रूमेंट कितना है? बुक वैल्यू कितना है? 1.5 लाख रुपये लाइबिलिटी है। कितना है? 1.5 लाख लाइबिलिटी। और इसका फेयर वैल्यू कितना है? फेयर वैल्यू को आइए पीछे से देखते हैं क्या है इसमें। आज के दिन आप कितने में इसको बेच सकते हो? 7 लाख रुपए में बेच सकते हो। वैसे आप बेचते तो इसको कितने मिलते हैं आपको? 6 लाख रुपए। तो बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है? पहले तो घाटा हो रहा था लेकिन अब तो फ़ायदा हो रहा है। वैसे तो आप इसको 6 में ही बेचते, लेकिन बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड आप कितने में बेच सकते हो? 7 लाख रुपए में। तो फेयर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कितनी हो गई? फॉरवर्ड का एडवांटेज कितना हो गया आपको? 1 लाख रुपए का हो गया। तो 1 लाख रुपए आपका एक तरह से एसेट हो गया। तो 1.5 लाख की आपकी लाइबिलिटी है, तो पहले तो लाइबिलिटी को रिवर्स करना पड़ेगा आपको और 1 लाख की अपनी एसेट बुक करनी पड़ेगी। तो नेट रिजल्ट क्या रहेगा आपका? हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये पहला स्टेप तो यार लाइबिलिटी में भी तो आप ऐसे करते थे, आई मीन डेरिवेटिव में भी तो आप ऐसे करते थे। क्या था यहाँ पर आपने क्या कहा था? बाय करोगे आप। बाय कितने में करोगे? 1,20,000 में करोगे ऑन सेटलमेंट डेट। यहाँ पर आते आते आपने देखा कि वैल्यू 1,35 हो गई थी, लेकिन आपको तो सिर्फ 1,20,000 ही देने इसको बाय करने के लिए। तो 15,000 का आपने यहाँ पहले फ़ायदा बुक करा। तो फ़ायदा बुक करा तो एंट्री करिए आपने डेरिवेटिव एसेट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आपने ईयर एंड पे देखा कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,05,000, लेकिन आपको तो 1,20,000 देने पड़ेंगे क्योंकि आपने तो फॉरवर्ड ले रखा है या कहीं कहीं फ्यूचर ले रखा है। तो आप 1,20,000 दोगे इसको, तो आपको यहाँ पर 15,000 का घाटा है। तो 2 चीज़ें करनी है आपको यहाँ पर। जो पहले फ़ायदा बुक करा था उसको रिवर्स करोगे और जो यहाँ पर घाटा है उसको भी बुक करोगे। तो पहले उसको रिवर्स करा और यहाँ पर घाटा बुक करा। तो क्या एंट्री करी? P&L डेबिट 30,000 टू डेरिवेटिव एसेट, ये रिवर्स एंट्री हो गई, और टू P&L 15,000। यहाँ पर भी तो यही करा हमने। पहले आपने क्या करा था? लाइबिलिटी बुक करी थी, और लाइबिलिटी को आप रिवर्स करोगे। आप एक तो रिवर्स करना है और दूसरा एसेट बुक करना है। पहले आपने एंट्री क्या करी थी यहाँ पे?
P&L तो मशीनरी में चला गया था और आपने यहाँ पर हेज इंस्ट्रूमेंट आपका क्रेडिट में पड़ा था। क्रेडिट में पड़ा था मतलब लायबिलिटी पड़ी थी, एक तरह से आपकी पेबल में आ रहा था। और अब आपने क्या करा, इसको दोबारा से आप डेबिट कर दोगे क्योंकि आपका एसेट बन चुका है 1 लाख का और ऊपर फायदा चला गया। और दूसरी चीज़ आप P&L को क्रेडिट करोगे 2.5 लाख रुपये से, टोटल 2.5 लाख हो जाते हैं ना। सिंपल सी चीज़ है, कोई सी अकाउंटिंग है बस। और आगे क्या कहता है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कर दो ट्रांसफर, P&L डेबिट टू मशीनरी। P&L में जितना भी अमाउंट है सारा का सारा मशीनरी में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे क्या समझ आता है, आपने अपनी फेयर वैल्यू को हैज कर लिया। फेयर वैल्यू हैज करने का मतलब मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया कि क्यों हम मशीनरी की वैल्यू कम करते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसकी स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 पे इंडिया कौन सा लगेगा, 36 के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग होगी। तो 36 के हिसाब से आपको हेज आइटम को रिवैल्यू करना है, मतलब मशीनरी को रिवैल्यू करना है। मशीनरी की आप अगर बुक वैल्यू देखें तो कितनी है, 8.5 लाख की 30 की लास्ट ईयर की, 94,444 डेप्रेशन लगाया और 2.5 लाख रुपए और कम कर दी, तो कितना हो गया, 5,05,556 बुक वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 6 लाख रुपए रिकवरेबल अमाउंट है। इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल अलाउड है या नहीं है। अब एक चीज़ है, देखो यहाँ पर बुक वैल्यू तो इसकी 5,05,556 है, लेकिन मार्केट में तो मतलब रिकवरेबल तो इसका 6 लाख है ना, 6 लाख मिल जाएंगे इसके। तो 94,444 हमने गलत दिखा रखा है एक तरह से। तो इम्पेयरमेंट लॉस जो हमने दिखा रखा है उसका रिवर्स कर सकते हैं क्या, इंडिया 36 कहता है कर सकते हैं इस इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल। अभी हमने यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस दिखाया था ना, हमने कहा था भाई बुक वैल्यू तो 10.5 लाख है बट रिकवरेबल तो 8.5 लाख है, तो इम्पेयरमेंट लॉस दिखाओ भाई इसका। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तो अपोजिट केस हो रहा है। बुक वैल्यू इतनी है, मार्केट में वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट इसका 6 लाख रुपए, तो 94,444 आपका इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, इसमें लिमिट है, लेकिन कुछ रिवर्सल तो कर सकते हो लेकिन कुछ लिमिट है। क्या लिमिट है, एक तो आपने जो अमाउंट निकाला 94,444, या फिर अर्लियर इम्पेयरमेंट लॉस माइनस सेविंग इन डेप्रिसिएशन, ये याद रखना पड़ेगा भाई। अर्लियर इम्पेयरमेंट लॉस था 2 लाख रुपए का, सेविंग कितनी हुई, डेप्रिसिएशन। इस इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से ही तो आपकी ये मशीनरी की वैल्यू 8.5 लाख हो गई थी, तो डेप्रिसिएशन इसी की वजह से तो सेव हुआ आपका। तो आप तो यहाँ पर 10.5 लाख पे लगाते हैं ना डेप्रिसिएशन, यहाँ पर आपका 2 लाख और कम कर दिया ना इसने इम्पेयरमेंट लॉस ने। तो यहाँ पर आप वही कह रहे हैं कि सेविंग कितनी हुई, 2 लाख डिवाइडेड बाय 9, तो कितना हो गया, 1,77,777। तो एक तो है 94,000 और एक है इतना, दोनों का लोअर कौन है, 94,444, वो हो जाएगा आपका रिवर्स। अब आगे आते हैं, क्या करना है अब। अभी स्टेप 3 पूरा कहाँ हुआ है, स्टेप 3 का एंट्री देख लेते हैं। क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 94,444, क्या करा, इम्पेयरमेंट लॉस को आपने रिवर्स कर दिया। तो तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आपका बचता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। हेजिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन कितना लगाया इस साल, 94,444, और यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल आपने दिखाया है 94,444। बट इसमें बात क्या आ रही है कि हेजिंग की वजह से हमें क्या एडवांटेज हो रहा है। हेजिंग जो है हमें एडवांटेज दे रहा है, वो हमारी वैल्यू को डाउन नहीं जाने दे रहा। वो बोल रहा है भाई किस बात की डेप्रिसिएशन, आपके पास तो रिकवरी का राइट है। आप लास्ट ईयर वाला केस देखें, यहाँ पर आपने 1.5 लाख रुपए मशीनरी की वैल्यू बढ़ाई थी, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस जितना भी हुआ था उतने से मशीनरी की वैल्यू घटा भी दी थी, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस होता है तो आप एंट्री करते हो P&L डेबिट टू मशीनरी, मतलब मशीनरी की वैल्यू घटाना ना। इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब क्या, अगर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट कम हो तो आपको उसको घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने 2 लाख से और घटाई, तो कितना दिखाया, 8.5 लाख रुपए। बट इस साल की मैं बात करूँ तो डेप्रिसिएशन कितनी है, 94,444, और इम्पेयरमेंट लॉस कितना है आपका, रिवर्सल वाला लॉस है, तो वहाँ पर आपने घटाई थी, तो यहाँ पर बढ़ाओगे 94,444 से, तो 94,444 से डेप्रिसिएशन हो रही है और उसकी वैल्यू साथ साथ बढ़ भी रही है, क्योंकि जो इम्पेयरमेंट लॉस जो आपने बुक करा है वो रिवर्स हो रहा है। इम्पेयरमेंट लॉस जो आपने घटा दिया इसका वैल्यू कि भाई रिकवरेबल अमाउंट तो कम है, मशीनरी की वैल्यू घटा दो। अब ऐसा तो नहीं है रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, तो आपने गलत बुक कर रखा था, अब आपने वापस उसको रिवर्स कर दिया मतलब वापस आपने उसकी वैल्यू बढ़ा दी है। अब कितनी वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ पे देखते हैं, पीछे से 6 लाख वैल्यू आएगी। 6 लाख कैसे आया, डेप्रिसिएशन का तो यहाँ पर अफेक्ट नहीं आया ना, वो तो पहले वाला जो लॉस था वो रिवर्स हो गया एक चीज़, और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने 2.5 लाख जो कम करें उसी का ही अफेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, और लास्ट में आप 1 लाख रुपये दिखा दोगे आप फाइनेंशियल एसेट में। ये जो आपका फॉरवर्ड है हेज इंस्ट्रूमेंट, उसकी वजह से आपका एसेट बन गया ना 1 लाख रुपए का। पिछली बार तो आपने इसको यहाँ पर दिखाया था कि भाई मेरा लायबिलिटी है 1.5 लाख रुपए का, लेकिन इस बार तो आपको इसको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि भाई आपकी फाइनेंशियल एसेट है 1 लाख रुपए की। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, इनके ज़रिए मैंने आपको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट समझाने की कोशिश करी कि भाई हेज अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अब इसमें छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल और हैं, वो हम इसी के ही पार्ट बी में करेंगे। अभी आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं हम इसके पार्ट बी में।